हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से बेहतर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। शाम का वक्त पुणे पर बंद, अंधेरा घना था, मौसम ठंडा था, हवा थोड़ी तेज़ बढ़ रही थी। जब मृत्युंजय कुछ अलग ही रूप में गाड़ी से बाहर आया। उसने टॉप टू बटन ब्लैक क्लॉथ्स पहन रखे थे। उसके साथ में अमृत और ऋतिक भी थे। जब मृत्युंजय उस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए ऋतिक की तरफ देख कर बोला, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, यहाँ पर आना सिर्फ समय की बर्बादी है। मुझे यकीन है कि उनमें से कोई नहीं आएगा, वो लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऋतिक ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, समय तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, थोड़ा और ही सही। इतना कहते हुए लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर जाकर मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए बोला, कोई है यहाँ पर? मृत्युंजय के कहते हैं वहाँ पर लगे प्रोजेक्टर पर लाइट चमकती और एक आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए स्क्रीन पर आते हुए कहता है, हेलो मृत्युंजय। मृत्युंजय किसी का आवाज़ सुन थोड़ा हैरान होते हुए प्रोजेक्टर की तरफ देख कर बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? प्रोजेक्टर पर दिख रहा 17 साल का लड़का मृत्युंजय के बात में मुस्कुराता, मेरा नाम ईडी और मैं इल्यूमिनेटी ऑर्गेनाइजर्स का भविष्य में बनने वाला अध्यक्ष हूँ। अमृत उस लड़के की बात पर थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, और मैं भविष्य में हिंदुस्तान का बनने वाला प्रधानमंत्री हूँ। बकवास छोड़ो, जिनसे हम मिलने आए हैं उनसे बात करने के लिए कहो। जिसे सुनकर ईडी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, आपके परिवार से 2 लोग लापता हैं और मुझे पता है कि वो कहाँ हैं। ईडी की बात पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, कहाँ हैं वो लोग? सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही सीक्रेट तरीके से आपकी जान खतरे में है। हमारे संगठन को एक नया प्रोजेक्ट दिया गया है जो बहुत ही जल्द ही शुरू की जाएगी। बेहतर होगा कि आप संभाल कर रहें। ईडी ने जवाब दिया। ईडी के बाद सुनकर इस बार ऋतिक उसे देखते हुए बोला, थैंक यू फॉर अलर्टनिंग यू अश। लेकिन ईडी, जितना कहा जाए उतना क्या करो, एक आदमी ने स्क्रीन पर आते हुए कहा। उस आदमी की बात पर ईडी मृत्युंजय की तरफ इशारा करते, देखो मैं फाइनली मृत्युंजय सारंग से मिल गया। वो आदमी ईडी को वहाँ से बाहर धकेल मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मृत्युंजय सारंग, नित्या मित्तल किडनैप की गई है, जिस बारे में आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर बोला, और अनमोल? वो आदमी कुछ कहता उससे पहले मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगा, जिसे सुनकर मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए, हेलो। दूसरी तरफ से सुधांशु का आवाज़ आई, हम सभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, अनमोल सर वहाँ एडमिट है। सुधांशु की बात सुनकर मृत्युंजय ओके कहकर कॉल कट कर देता है और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, अनमोल मिल चुका है, थैंक यू इतनी खबर देने के लिए। इतना कहकर मृत्युंजय वहाँ से जाने लगा। जिसे देखो आदमी बोला, शिवांश राय कपूर हमारे हवाले कर दो। जिसे सुन मृत्युंजय के कदम रुक गए और उस आदमी को देखते हुए बोला, शिवांश मेरा बेटा है, जिसका साफ मतलब है कि मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो आदमी मृत्युंजय की बात सुन उसे घूरने लगता है, जिसके साथ ही प्रोजेक्टर ऑफ हो जाता है। प्रोजेक्टर के ऑफ होते ही मृत्युंजय ऋतिक की तरफ देखते बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऋतिक और अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला देते हैं और वहाँ से वो लोग सीधा अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल में सभी लोग काफ़ी परेशान थे। रिया का रोकर बुरा हाल था, क्योंकि अनमोल बहुत बुरी तरीके से हालत में मिला था और उसे वेंटिलेटर में रखा गया था। जब मृत्युंजय, अमृत और ऋतिक वहाँ पहुँचे, उन लोगों को देखकर रचना मृत्युंजय से बोली, ये सब क्या हो रहा है जय? मृत्युंजय रचना के बाद उसे शांत करवाते हुए बोला, आप ज़्यादा परेशान मत होइए चाची, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर ने कॉल किया था तुम्हें? सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, घर के रेड लाइन पर कॉल आया था अस्पताल से और कहा कि आज सुबह ही अनमोल सर को यहाँ एडमिट किया गया है और वो कोमा में है। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय आईसीयू के दरवाजे के पास जाकर कांच के अंदर की तरफ देखता है और रचना की तरफ देखते हुए कहता है, चाची अंकल आंटी को कॉल करके बुला लीजिए, उनका अपने बेटे के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। रचना मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैंने भैया को कॉल कर दिया है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है। तभी कशिश का उसे कॉल आने लगता है। मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कशिश थोड़ी घबराहट में बोला, मृत्युंजय वो नित्या। मृत्युंजय कशिश की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जिस पर कशिश डरते हुए बोला, पता नहीं उसे क्या हुआ है, बात नहीं सुन रही, वो छत पर खड़ी हुई है तो हम खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो, उसे रोको। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर कशिश बिना कुछ कहे कॉल कट कर जाता है। मृत्युंजय एक नज़र फ़ोन की तरफ देखने के बाद अमृत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है कशिश कहाँ है? मीरा जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, कशिश कुछ काम से घर गए हैं। मीरा के बात पर सुधांशु, मृत्युंजय और अमृत वहाँ से मित्तल मेंशन के लिए निकल जाते हैं।
मित्तल मैंसन टेरेस। नित्या 2 दिन पुराने कपड़ों में ही थी, लेकिन उसे किसी चीज़ का सुध नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके राइट हैंड के नस से खून बह रहा था। कशिश घबराया हुआ था। नित्या को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, नित्या प्लीज़ नीचे उतर जाओ। नित्या कशिश की बात का बिना कोई जवाब दिए बस रेलिंग पर खड़ी हुई थी। वहीं नीचे चित्रांग और करण की गाड़ी आकर रुकती है। करण भागते हुए अपनी गाड़ी से बाहर आ नित्या को ऊपर खड़ा देखकर चिल्लाते हुए बोला, नित्या तुम पागल हो गई हो क्या? वहाँ पर क्यों खड़ी हो? नीचे उतरो। चित्रांग करण की बात सुनकर बोला, हमें चलना चाहिए, और अगर वो नीचे कूद गई तो करण ने कहा घबराहट में कहा। जिसे सुन चित्रांग उसे कंधे को थपथपा कर बोला, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इतना कहकर चित्रांग दौड़ते हुए मेंशन के अंदर चला जाता और करण नीचे खड़ा नित्या की तरफ देखते हुए बोला, श्वेर नित्या, मैं तुम्हें आइंदा से झगड़ा नहीं करूँगा, प्लीज़ नीचे उतर जाओ। नित्या करण की बात पर कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखते हुए करण को और ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वहीं ऊपर चित्रांग आकर कशिश की तरफ देखता है तो कशिश चित्रांग से कहता है, ये मेरी बात नहीं सुन रही है। चित्रांग कशिश की बात पर आगे जाते हुए नित्या से बोला, नित्या नीचे उतरो, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे पागलपन मत करो। नित्या चित्रांग की बात का बिना कोई जवाब दिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, जिसे देखकर नीचे करण डर जाता है और ऊपर कशिश अपने कानों पर हाथ रखते हुए जोर से चीख पड़ता है। चित्रांग जल्दी से आगे बढ़कर नित्या के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे नित्या हवा में लटक जाती है, लेकिन उससे अभी भी कोई होश नहीं था। तभी चित्रांग की नज़र नित्या के कान में जाती है, जिसमें ईयरबड्स लगे हुए थे, जिसे देख चित्रांग अपने दोनों हाथ से नित्या के हाथ को पकड़ उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हुए, नित्या होश में आओ। अचानक नित्या उसके हाथ को पकड़ लेती है तो चित्रांग राहत की सांस लेती है, और लेकिन अगले ही पल नित्या उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा कर नीचे गिर जाती है, जिसे देखते ही चित्रांग बिल्कुल भूत की तरह रेलिंग से टेक लगा नीचे देखने लगता है। वहीं नित्या के गिरता हुआ देख करण दौड़ते उसकी तरफ जाता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और खुद जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने नित्या जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर करण को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाल ली हो। नित्या के सिर से खून बह रहा था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। जब मृत्युंजय सुधांशु भी वहां दौड़ते हुए आते हैं, नित्या को नीचे खून से लथपथ देख सबका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और सुधांशु भागते हुए नित्या के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, नित्या नित्या। ये कहते हुए सुधांशु करण पर चिल्ला कर बोला, जमीन क्या चाट रहे हो, चलो हॉस्पिटल चलना। इतना कहकर सुधांशु नित्या को गोद में उठाए दरवाजे की तरफ भागता है। वहीं अमृत ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। सुधांशु का नित्या को लाता हुआ देखो, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता। करण अमृत की गाड़ी स्टार्ट करने पर उसे साइड करते हुए, मैं ड्राइव करता हूँ। सुधांशु जल्दी से नित्या को लेकर बैक सीट पर बैठ जाता है और करण फुल स्पीड में गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ भगा देता है। सुधांशु नित्या के माथे पर रुमाल रखे अमृत से बोला, पानी का बोतल दीजिए। तुम करना क्या चाहते हो सुधांशु? अमृत ने पूछा, जिसके जवाब में सुधांशु नित्या का सिर अपनी गोद में रखे बोतल का ढक्कन खोल नित्या के सिर पर पानी डालते हुए बोला, सिर पर पानी डालने से खून का बहाव कम होता है। ये कहते हुए सुधांशु नित्या के नाक पर हाथ रखता है तो नित्या की सांसें नहीं चल रही थी। सुधांशु नित्या के सांसों को देख उसके नाक को दबा उसके जबड़े को कस कर पकड़ उसे CPR देने लगता है। कई बार ऐसा करने के बाद नित्या बहुत तेज़ी से सांस लेती है, उसकी आंखों अभी भी बंद थी। सुधांशु नित्या के सांस लेने पर राहत की सांस लेते हुए करण से बोले, जल्दी ड्राइव करो। जिसे सुनकर करण जो ओके रियर व्यू मिरर में उसे CPR देते हुए देख रहा था, जल्दी से स्पीड और बढ़ा देता है। 5 मिनट में वो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। सुधांशु नित्या को सुलाकर उसके माथे पर रुमाल को रखकर स्ट्रेचर को एक हाथ से धक्का दे तो अमृत और करण भी वहां पर आकर स्ट्रेचर को धक्का देते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हैं। नित्या नाक से खून बह रहा था और उसके माथे से भी अभी भी हल्का खून बह रहा था, लेकिन नित्या की आंखें बंद हो चुकी थी। सुधांशु के कपड़े खून से भीगे हुए थे और उसकी आंखों से आंसू निकाल रहे थे। नित्या के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और डॉक्टर उन्हें बाहर रुकने के लिए कहकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सुधांशु वहीं बेंच पर अपने सिर को पकड़ कर बैठ जाता है। मृत्युंजय, कशिश और चित्रांग भी वहां आ जाते हैं। चित्रांग जल्दी से करण के पास जाकर बोला, नित्या कहाँ है? वो ठीक तो है ना? करण बिना चित्रांग की बात का जवाब दिए बस ऑपरेशन थिएटर की तरफ हाथ से इशारा कर देता है, जिसे देखकर चित्रांग जल्दी से जाकर शीशे के अंदर झांकने लगता है। मृत्युंजय उन लोगों की तरफ देखने के बाद सुधांशु के पास आकर बोला, तुम? सुधांशु नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, वो अपने होश में नहीं थी, कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। मृत्युंजय सुधांशु के आंसू को साफ करते हुए बोले, इन सब में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अगर लेना देना है तो करण का। करण मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आज नित्या की जो भी हालत है सब मेरे कारण है। कशिश गुस्से में करण के कलर को पकड़ कर बोला, तुम सच में मेरी बहन के लायक नहीं हो, तुम उसका प्यार डिजर्व करते ही नहीं हो।
चित्रांग कशिश को करण से दूर करते हुए, भाई करण की कोई गलती नहीं है, नित्या को किसी ने एम्स दिए हैं, वो अपने होश में नहीं थी, मैंने देखा उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे, जैसे वो किसी की बात मान रही हो, उसे किसी ने हिप्नोटाइज करके रखा हो। चित्रांग की बात में मृत्युंजय कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और नित्या मित्तल हाउस पहुंची कैसे? कशिश मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए घर गया था, जब देखा सर्वेंट काफ़ी परेशान थे, मैंने उन सबसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि नित्या घर आ चुकी है। तब मैंने राहत की सांस ली और उसके कमरे में गया तो देखा नित्या वहाँ पर नहीं थी। फिर मैं यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, फिर लास्ट में मुझे वो छत पर मिली, वो रेलिंग की तरफ जा रही थी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रेलिंग पर चढ़ चुकी थी। फिर मैंने घबराहट में तुम्हें कॉल किया लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया। यह कहते हुए कशिश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर मृत्युंजय कशिश को चुप करवाते हुए उसे गले लगा लेता है और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है, कौन कर रहा है ये सब? इधर एक सुनसान मैदान जहाँ पर लोग अक्सर घूमने आया करते थे, लेकिन आज वो जगह बिल्कुल खाली थी। तभी वहाँ पर एक काली मर्सिडीज आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और सिगरेट निकाल कर अपने होठों पर लगाते हुए उसे जला लेती है और थोड़ा सा आगे बढ़कर वहाँ पर रख एक रोड को निकलती है जो नीचे एक बेसमेंट के खुलता है। वो लड़की जिसने ब्लैक ट्राउजर और ऊपर सिंपल का टिप टॉप पहन रखा था, अपनी आंखों में लगे सनग्लास को निकालते हुए बेसमेंट के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो ऊपर वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है और एक अलग ही दुनिया नीचे बसी हुई थी। वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे लाइट्स जलती जा रही थी। उसका फिगर बिल्कुल पतला लेकिन काफ़ी मनमोहक था। बिल्कुल गोरी त्वचा, नसीली आंखें, उभरा हुआ बदन और उसके होठों पर वो डार्क रेड लिपस्टिक उसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं दे रही थी। वो अंदर जाते हुए एक रूम से बाहर अपने फिंगरप्रिंट लगाती है, जहाँ पर बाहर लैब लिखा हुआ था, और उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पर कम से कम 50 लोग थे और सभी एक दूसरे को पीट रहे थे, बिल्कुल पागल की तरह, जिन्हें देखते हुए लड़की हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने चेहरे पर लगे मेकअप को निकालने लगती है। वहाँ पर सफ़ेद कोट पहना डॉक्टर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, आपने जो बनाने के लिए कहा था बन गया है। वैसे तुमने जो सैंपल दिया था उसका असर काफ़ी अच्छा हुआ है, और बनाओ। इस लड़की ने मिरर के सामने खड़े होते हुए कहा, जिसे सुनकर वो डॉक्टर अपना सिर हिला देता है और वो लड़की मिरर के पास रखे जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ थी सबको धीरे धीरे छूते हुए देखने लगती। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो लड़की सिर घुमाकर उस आदमी की तरफ देखते हुए थोड़ी सरप्राइज होकर बोली, तुम यहाँ? वो आदमी अपना सिर हिलाते हुए उसके चेहरे पर एक नकाब लगाते हुए बोला, बिल्कुल मैं यहाँ, लेकिन लगता है तुम अपने मकसद में भटक चुकी हो। उस आदमी की बात पर वो लड़की अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज ही शुरू किया है अपना खेल। तो अब तक क्या कर रही थी? उस आदमी ने पूछा, जिसके जवाब में वो लड़की उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हूँ मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो अभी तुम क्या करने वाली हो इस नकाब को लगाकर? उस आदमी ने उसके चेहरे पर क्रीम लगाते हुए, जिसके जवाब में वो लड़की उसके हाथ को झटक कर मिरर की तरफ देखती है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से महक की तरह दिख रहा था, जिसे देखते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने चेहरे को छूकर बोली, ये खूबसूरत है। और वो आदमी उस लड़की के बाजू से पकड़कर सीधा पलट उसे घूरते हुए बोला, क्योंकि तुम वहाँ जाओगे अपने मकसद को पूरा करने और उसे यहाँ भेजोगी मेरे मकसद को पूरा करना है। जिसे सुनकर वो लड़की अपने हाथ को पीछे कर झटकते हुए बोली, मेरा टारगेट वो नहीं है और तुम उसके पीछे पड़े हो, इसमें तुम्हारी गलती है। ये कहते हुए वहाँ पर एक दूसरे को मार रहे पागलों के शेल पिंजरा के पास जाकर गुमसुम से बैठी लड़की से बोली, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। उस लड़की के बात पर गुमसुम से बैठी लड़की उसकी तरफ देखते और उसे देखते ही बिस्तर से उतरकर उसके सामने आते हुए कहती है, महक, तुम महक हो ना? उसके रिएक्शन को देखकर लड़की अपना सिर हिला देती है, जिसे देखते हुए पिंजरे में खड़ी लड़की उसके गले को कस कर पकड़ते हुए कहती है, मैं तुझे मार डालूंगी, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये कहते हुए उसके गले को दबाने लगते हैं। जैसे देखकर वहाँ पर काम कर रहे डॉक्टर जाकर उसके हाथ को छुड़ा देते हैं, जिस पर वो लड़की जोर जोर से खांसने लगती है। डॉक्टर उस लड़की को पीछे खींचते हुए बोले, आप ठीक हो? वो लड़की डॉक्टर के पीछे करते हुए पिंजरे में कैद लड़की की तरफ देखकर बोली, शीतल, तुम सच में पागल हो चुकी हो। शीतल उस लड़की को अपनी अभी भी महक समझते हुए चिल्लाकर बोली, मैं नहीं मरूंगी कमीने, तू मरेगी। तूने मुझसे मेरे मृत्युंजय को छीन लिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसे सुनकर वो लड़की अपने होठों पर शैतान भरी मुस्कान लिए बोली, मृत्युंजय कमाल का बंदा है, सुना है अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसका 1 साल का बेटा भी है।
लड़की के बात पर उसके पीछे खड़ा आदमी बोला 11 महीने का है। वो लड़की उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, तुमसे किसी ने पूछा क्या? ये बिल्कुल सही है। बर्बादी अपने हाथ से करो, फिर बाद में उसे ठीक करने की कोशिश करो, और अगर किसी और को दिखाओ तो मेरे साथ ये सब मत करना। शनाया सुनवानी। उस आदमी ने सनाया को घूरते हुए कहा, हाँ, ये कोई और नहीं, सनाया सुनवानी थी, जिसकी शादी मृत्युंजय के साथ होने वाली थी और वो मंडप छोड़कर भाग गई थी और उसके बॉयफ्रेंड के छोड़ देने पर फिर से इंडिया जाकर मृत्युंजय की ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने वाली थी। वहीं सनाया उस आदमी की बात पर उसके गाल पर थपथपाते हुए, बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जोर से ज़्यादा बोलते हो? वो आदमी सनाया के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोला, अपनी ये वैश्यापंती जाकर उसके सामने दिखाना जो तुम्हारे हुस्न के जाल में गिर जाए। मैं किसी और के हुस्न के जाल में गिरना चाहता हूँ और वो मृत्युंजय सारंग के बाहों के जाल में गिर चुकी है। सनाया ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा, जिसे सुनकर वो आदमी घूर कर सनाया की तरफ देखता है। उसके बाद शीतल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे सिर्फ एक काम आ सकती है। तुम्हारा और मेरा किडनी मैच कर चुका है, इसलिए तुम्हें अभी जिंदा रखना होगा या स्वस्थ रखना होगा। उसके बाद तुम्हारा राम नाम शत कर दूंगी मैं। वो आदमी सनाया की बात सुने उसे घूरते हुए बोला, हम उसे मृत्युंजय के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे ना। नया उस आदमी से कुछ कहती। सनाया उस आदमी से कुछ उससे पहले एक डॉक्टर सनाया के पास आया। आपने जो ड्रग कुछ दिन पहले बेचे थे उसका एंटीडोट रेडी हो गया है। जिसे सुनकर सनाया अपना सिर हिलाते हुए उस आदमी की तरफ देख कर बोली, यशेष, तुम मेरा एक काम करो, उस लड़की को एंटीडोट भेज दो। वो आदमी सनाया की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ड्रग लेने के बाद एंटीडोट लेने की क्या ज़रूरत है? लोग तो मज़े के लिए लेते हैं ना, लेकिन कुछ लोग मर्जी के खिलाफ लेते हैं, इसलिए उन्हें एंटीडोट की ज़रूरत पड़ती है, सनाया ने जवाब दिया। जिसे सुनकर वो आदमी अपना सिर हिला देता और डॉक्टर सनाया की तरफ देखते हुए कहता है, 1 हफ्ते बाद आपका किडनी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर शुरू होगा। सनाया डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और एक नया नज़र शीतल की तरफ देखने के बाद फिर से मिरर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।